Hello friends, today I am going to discuss the poem of an introduction passage by passage। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में कमला दास जो एन इंट्रोडक्शन नामक कविता लिखी हैं उनके बारे में और कविता के सार संक्षिप्त कथा के बारे में, कविता के सार संक्षिप्त वर्णन पर मैंने चर्चा किया था। और आज मैं इस वीडियो में वो जो पैसेज मतलब कि जो कविता है एन इंट्रोडक्शन, उसको मैं पैसेज वाइज मतलब एक एक पैसेज करके आपको उसका एक्सप्लेनेशन, उसका जो इंट्रोडक्शन नामक जो कविता है उसका एक्सप्लेन आपके समक्ष हम प्रस्तुत करेंगे। तो उसके पहले हम थोड़ा सा, जैसा कि आप लोगों सीखते चले आ रहे हो इंटर लेवल से, मतलब कि पिछली कक्षाओं से, कि जो बोर्ड की परीक्षाएं होती हैं उसमें रेफरेंस और कॉन्टेक्स्ट की बात करता है। तो प्रथमतया मतलब पहले ही पैसेज में हम जो है इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, इंट्रोडक्शन नामक कविता में रेफरेंस की बात करेंगे, कॉन्टेक्स्ट की बात करेंगे, तत्पश्चात जो है हम उसको जो है डिस्क्राइब करेंगे, उसको हम वर्णन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि रेफरेंस क्या होता है। ये दो चीज़ें बहुत ही आवश्यक होती हैं। जैसे उसमें पूछा जाता है रेफरेंस, गिव रेफरेंस टू दिस पैसेज विथ ए फेयर एक्सप्लेनेशन, एक फेयर एक्सप्लेनेशन के साथ, भावार्थ के साथ रेफरेंस लिखते हुए इस कविता का जो है संदर्भ सहित व्याख्या प्रस्तुत करें। तो हम यहाँ पर रेफरेंस की बात करते हैं। जैसा कि आपको बताया जाता है, रेफरेंस जो होता है अबाउट द पोएट आर पोएटेस एंड अबाउट द पोएम। ये जो है कविता के बारे में और कवि के बारे में रेफरेंस में ये बातें पूछी जाती है। तो अब कविता के बारे में और कवि के बारे में का तात्पर्य होता है कि दिस पैसेज, आप जैसे चाहें वैसे लिखें, दिस पैसेज। अब यहाँ पर अगर आप दिस पैसेज लिखते हैं मतलब टोटल पैसेज की बात एक बार में ही करते हैं। पहला जो पॉइंट है लिखने का कि यदि आप दिस पैसेज करते हैं तो ये दिस पैसेज मीन्स दीज लाइन्स which are occurred, which are written in a short piece, it is called passage today. So if you are not using this passage, so you are writing lines. So these lines, अब यहाँ पर आप these lines लिखेंगे तो लिखा जाएगा have been taken, have been taken from the poem an introduction मतलब an introduction मतलब एक परिचय, ये कविता का नाम है, एक परिचय। an introduction composed by, कभी कभी इसमें रिटेन बाई भी लिखा रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपोज्ड बाई कमला दास। अब यहाँ पर आप लिख सकते हैं शी वाज ए मॉडर्न पोएटेस, वो आधुनिक भारत की कवित्री थी, ये भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बहुत ज़रूरी नहीं होता है। अब दूसरे बिंदु पर आप पैसेज को हल करते हुए दूसरा बिंदु जो उसमें होता है, दूसरी हेडिंग जो होती है उसका नाम होता है कॉन्टेक्स्ट। इसको कहते हैं प्रसंग। कॉन्टेक्स्ट जो होता है उसको कहते हैं प्रसंग। अब प्रसंग क्या होता है इसमें थोड़ा सा समझना चाहिए। तो प्रसंग के अंतर्गत ये लिखा जाता है कि इस कविता का जो मेन थीम है, सेंट्रल थीम है, आंतरिक जो विषय है, मतलब कि जिस पहलू पर कवित्री या कवि जो है चर्चा करना चाहता है, इन चीज़ों को इसमें लिखा जाता है। दिस इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज which has been discussed by the teacher today, so it is written under context prasang, which is great thought of the passage of the poem. So you can write here, in this passage, in this
पोयम या पैसेज लिख सकते हो। इन दिस पोयम द पोएटेस आर पोएटेस wants to show the condition or role of woman among men society। are woman's role in his life। इस प्रकार से आप जो है ये कह सकते हैं कि इस कविता में कवित्री जो है वो स्त्रियों की दशा, उनके उपयोग की दशा, उनके भूमिका का दशा का वर्णन करना चाहती है। ये कहना चाहती है कि क्या इनको इसी प्रकार से केवल इतने प्रयोग के लिए ही बनाया गया था। मतलब कि जिस प्रकार से कविता में कवित्री महोदय ने, कमला दास ने लिखा है कि जो महिलाओं की भूमिका है वो पुरुषों के समाज में किस प्रकार से उनके साथ ट्रीट किया जाता है, किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया जाता है, क्या वो जो व्यवहार किया जाता है वह केवल और केवल उसी लिए इन महिलाओं का जो है समाज में निर्माण किया गया है, या इन महिलाओं की केवल उतने सीमित दायरे तक ही भूमिका होती है। इन्हीं सब पर वो चर्चा करते हुए कमला दास जो है एन इंट्रोडक्शन नामक कविता को लिखा है। तो आप ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से रेफरेंस में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट में क्या चीज़ें लिखी जाती हैं। इन दो चीज़ों को जानना अति आवश्यक है फॉर द स्टूडेंट्स। द स्टूडेंट्स फर्स्टली नो अबाउट द टॉपिक ऑफ, about the theme of reference, about the theme of context. It is very important. So the student should know the explanation. जैसा कि आप जानते हैं आफ्टर दिस, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात आती है कि अब जो है एक्सप्लेनेशन लिखना है या एक्सप्लेनेशन को कैसे लिखा जाता है। तो अब एक्सप्लेनेशन का आप जो अर्थ होता है वो होता है भावार्थ। कविता का जो पद्यांश मतलब जो पद्य के अंश हैं उसका अर्थ क्या होता है, इसको एक एक करके एक एक शब्दों को चुन करके एक एक शब्दों के अर्थों को चुन करके उसमें लिखा जाना चाहिए। मतलब कोई भी कॉर्नर, कोई भी वर्ड्स अछूता नहीं रहना चाहिए। ये चीज़ें एक्सप्लेनेशन में लिखी जाती हैं। एक्सप्लेनेशन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे आप जानते हैं कि केवल मतलब कि जो पद्य होते हैं, जो पोएम्स होते हैं, उसमें केवल और केवल एक्सप्लेनेशन की बात प्रत्येक जगह नहीं की जाती है। अधिकतर कभी कभी कॉन्टेक्स्ट की बात नहीं की जाती है, लेकिन रेफरेंस की बात की जाती है कि ये जो पद्यांश है वो कहाँ से लिया गया है, इसके कवि कौन हैं, इसको किन परिस्थितियों में लिखा गया है, ये बातें पूछी जाती हैं। तो अब हम आते हैं, अब चर्चा करते हैं पैसेज पर। अब देखिए, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि उसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा, उसका किस प्रकार से उसका भावार्थ होगा। अब जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर देखिए लिखा है आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स। अब देखिए, सपोज दैट पोएटेस हैज रीच्ड इन सपोज दैट पोएटेस हैज रीच्ड इन ए इंटरव्यू, सो शी वांट्स टू एक्सप्रेस about her expression before any monitor or any specialist who is sitting before her. He wants to give her introduction with the help of an introduction poem. ऐसे माना जाता है जैसा कि इसका नाम ही है एक परिचय, कविता का ही नाम है एक परिचय। तो अब एक परिचय के अंतर्गत कवित्री जो है कवित्री के ही समक्ष, या इसमें जो स्पीकर है वो कवित्री के ही समक्ष अपने इंटरव्यू को एक्सप्रेस कर रहा है। तो वहाँ कहा जा रहा है, आप देखिए पंक्तियों पर ध्यान देंगे। आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स बट आई नो द नेम्स ऑफ दीज इन पावर एंड आई कैन रिपीट देम लाइक डेज ऑफ वीक
एज नेम ऑफ मंथ्स बिगिनिंग विथ नेहरू। आई एम इंडियन, बेरी ब्राउन, born in Malabar. I speak 3 languages, write in 2, dream in 1. Do not write in English, they said. English is become mine. It is distortions and cureness all mine, mine alone. ये कविता की पंक्तियाँ हैं। ये क्या कह रही हैं, इसके अर्थों को समझने की कोशिश करिए। I do not know politics. The poetess is giving her expression before the poet. कवित्री कविता कवि के सामने अपना परिचय दे रही। क्या ये कहती है, जैसा कि आपने शुरू में देखा कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्ड्स में लिखी गई ये कविता पुरुषों के समाज में स्त्रियों के साथ किस प्रकार से ट्रीट किया जाता है, वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई पड़ रही है। तो आप देख सकते हैं, आई डू नॉट नो पॉलिटिक्स। कमला दास डज नॉट नो द पॉलिटिक्स, द रूल्स ऑफ पॉलिटिक्स, द थेसिस ऑफ पॉलिटिक्स, बट वो कहती है मैं राजनीति तो नहीं जानती हूँ। कवित्री कहती है मैं राजनीति नहीं जानती हूँ। शी इज अननोन अबाउट द पॉलिटिक्स, but she knows about the politicians, the name of the politicians, and who have ruled over the countries as a politicians. She is familiar to them. वो उनसे परिचित है। Of these in power, I know the names of these in power. उनकी शक्तियों को मैं जानती हूँ। And I can repeat them लाइक डेज। मैं उनके नाम को गिना सकती हूँ, मैं उनके नाम को बता सकती हूँ। किसको? पॉलिटिक्स तो नहीं जानती है, लेकिन पॉलिटिशियंस को जानती है, रूलर्स को जानती है, जो रूल मतलब कि जो शासन करने वाले लोग हैं उनको जानती है। उनके नामों को, उनके शक्तियों को वो गिना सकती है। मतलब कवित्री के कहने का तात्पर्य है कि और उनके नामों को, उनके शक्तियों को और उनको मैं कैसे गिना सकती हूँ? डेज ऑफ वीक, जैसे सप्ताह के दिनों को मैं बता सकती हूँ, उसी प्रकार से उन पॉलिटिशियंस का नाम भी मैं बता सकती हूँ। आर नेम ऑफ मंथ, जिस प्रकार से महीनों के नाम को मैं बता सकती हूँ, इसी प्रकार से पॉलिटिशियंस को मैं बता सकती हूँ। पॉलिटिशियंस मतलब बिगिनिंग विथ नेहरू। अब हम अगर प्रारंभ की बात करते हैं कि हु वेयर पॉलिटिशियंस, तो ऑल ऑफ द एमंग फर्स्ट नेम इज, एमंग देम द फर्स्ट नेम इज जवाहरलाल नेहरू। ऑफ द फर्स्ट नेम इज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। कमला दास कहती हैं पॉलिटिशियंस में पहला जो नाम आता है वो किसका नाम होता है? जवाहरलाल नेहरू का। मतलब सी न्यू अबाउट ए ग्रेट पॉलिटिशियंस, द फर्स्ट इट वाज द नेम ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की तरफ संकेत करते हुए वो बताती हैं। और फिर आगे क्या अपना परिचय दे रही हैं? आई एम इंडियन, बेरी ब्राउन, बॉर्न इन मालाबार। अब अपना परिचय क्या है कि मैं एक भारतीय हूँ, मतलब मैं एक भारतीय समाज की महिला हूँ और मेरा जो कलर है वो थोड़ा सा काले कलर की मैं हूँ। मेरा जो रंग है वो कैसा है? ब्राउन है, सांवला है। और मैंने कहाँ पर जन्म लिया है? मैं मालाबार में जन्म लिया हूँ। मेरा जो जन्म हुआ है वो कहाँ जन्म हुआ है? मालाबार में जन्म हुआ है। आई स्पीक 3 लैंग्वेज, रिटेन इन 2 लैंग्वेज एंड ड्रीम इन 1 लैंग्वेज। अब यहाँ पर कवित्री महोदय ये बताती हैं कि आई एम इंडियन, मतलब मैं एक भारतीय हूँ, मैं एक भारतीय हूँ। वेरी ब्राउन, रंग मेरा क्या है? सांवला है। बार इन मालाबार, मालाबार में मेरा जन्म हुआ है, जैसा कि मालाबार में मेरा जन्म हुआ है। आई स्पीक 3 लैंग्वेजेस। अब अपने इंट्रोडक्शन में ये बता रही हैं कि मैं 3 भाषाओं में बोल सकती हूँ। अर्थात सी इज नोन 3 लैंग्वेजेज, उनके द्वारा 3 भाषाओं को जाना जाता है। सी कैन राइट इन 2 लैंग्वेज, वो 2 भाषाओं में लिख सकती हैं। एंड सी कैन सी ड्रीम इन 1 लैंग्वेज,
और वो एक भाषाओं का स्वप्न देख सकती हैं। तो आप देख रहे हैं, अब देखिए, जब इतना उनको ज्ञान है, इतनी उनको जानकारियां हैं, इसके पश्चात वो ब्लेम करती हैं कि कुछ लोग उनके ऊपर ब्लेम करते हैं कि नहीं, आपको इन सब चीज़ों की जानकारी रखना बहुत ज़रूरी नहीं है, इन सब भाषाओं में लिखना बहुत ज़रूरी नहीं है, इन सब भाषाओं के साथ बोलना बहुत ज़रूरी नहीं है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आगे की पंक्तियां में लिखा गया है। अभी हम आपको इसके अंग्रेजी में भावार्थ हम आपको बताएंगे एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत। डू नॉट राइट इन इंग्लिश। अब वो दे सेड, वे लोग कहते हैं, कौन? जो मेरे ऊपर आक्षेप लगाते हैं, जो मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले हैं। वो क्या लगाते हैं? आरोप लगाने वाले ये कहते हैं, डू नॉट राइट इन इंग्लिश, तुम अंग्रेजी में ना लिखो, इंग्लिश बिकम माइन। जबकि कमला दास ये बताते हैं, क्यों न लिखूं? अंग्रेजी मेरी भाषा है। अंग्रेजी क्या है? मेरी भाषा है, और मैं उस भाषा के अंदर, मतलब उस भाषा में जो ज्ञान है, उस भाषा की जो खामियां हैं, उस भाषा में जो खूबियां हैं, उसे मैं जानती हूँ। आगे कमला दास बताती हैं कि मैं क्यों न अंग्रेजी भाषा में लिखूं, अंग्रेजी मेरी भाषा है, मैं अंग्रेजी भाषा को जानती हूँ, और मैं उसमें जो खामियां हैं, उसमें जो खूबियां हैं, उसमें अच्छाइयाँ हैं, उसमें जो बुराइयां हैं, मैं उसे भी जानती हूँ। इट्स डिस्टरेशंस, इट्स क्यूरनेस, ऑल माइन, ये सभी चीज़ें मेरी हैं, मेरी भाषा हैं। माइन एलोन, मैं भी उनकी मात्र हूँ। मतलब ये कहने का तात्पर्य है कि सी वाज रिलेटेड टू इट्स लैंग्वेज, मतलब इन भाषाओं को, सी आइडेंटिफाइज दीज लैंग्वेज, इन भाषाओं को पहचानती हैं। सी कैन स्पीक दीज लैंग्वेज, इन भाषाओं को सीख सकती हैं, बोल सकती हैं। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एन इंट्रोडक्शन नाम की जो कविता है, वो किस प्रकार से कवित्री अपना इंट्रोड्यूस कर रही है। अब आप अंग्रेजी में देखिए। आई डू नॉट नो पॉलिटिशियंस अकॉर्डिंग टू द पोएटेस, अकॉर्डिंग टू कमला दास, शी इज सेइंग दैट शी इज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियंस, आई एम सॉरी, शी इज नॉट ओनली ए पॉलिटिशियन but also she knows the names of politicians। वो एक राजनीतिक पर्सन तो नहीं है, लेकिन राजनीतिक व्यक्तियों को जानती है। वो मतलब राजनीतिक व्यक्तियों को जानती है। इस प्रकार से उसके कहने का तात्पर्य है कि वह एक राजनीतिक व्यक्ति नहीं है, और लेकिन राजनीति को जानती है, राजनीतिज्ञों को जानती है। ऑफ दोज इन पावर सी न्यू अबाउट द पावर ऑफ पॉलिटिशियंस, द नेम ऑफ पॉलिटिशियंस, एंड सी कैन रिपीट देम लाइक द नेम ऑफ द डेज ऑफ वीक। सी कैन रिपीट द नेम ऑफ द पॉलिटिशियंस लाइक द नेम ऑफ द वीक्स। डेज ऑफ वीक्स मतलब दिनों के, सप्ताहों के नाम, मतलब सप्ताह के दिनों के नाम की भांति मैं उनका भी परिचय आपको बता सकती हूँ। एंड द नेम ऑफ द मंथ्स, और महीनों की नाम की भांति मैं उनको एक एक करके, सी कैन रिपीट द नेम ऑफ द पॉलिटिशियंस वन बाय वन एज द नेम ऑफ मंथ, एज द नेम ऑफ वीक। सो शी सेज अगेन, beginning with Nehru in the starting time, in the beginning time, this is the name of Pandit Jawaharlal Nehru. He was also a great politician. So in the starting points, Kamala Das expresses about the name of, or addressing about the name of Pandit Jawaharlal Nehru. So I am Indian, very brown. She again says that she was also she is related and Indian cultures. She is very brown. She is not fair face. She has not fair face. So she was born in Malabar. She is saying, वो बताती है, I'm sorry. She is born in Malabar. She speaks 3 languages. She is familiar. She is familiar for speaking 3 languages. She can write in 2 languages and she can easily dream in 1 language. Means some languages which are known, which are familiar. Kamala Das is familiar for some languages. So some languages she can use, some languages by speaking, she can use some languages by writing, and she can use some languages by seeing dream.
आर ड्रीमिंग। तो यह कहने का तात्पर्य है कि कमला दास अपने उन 3 भाषाओं के बारे में, उन भाषाओं की बात करती हैं जिसके बारे में उनको जानकारी है, वो अपना परिचय के अंतर्गत उसको बताती हैं। अब उसी के संदर्भ में आप देख सकते हैं, डू नॉट राइट इन इंग्लिश, सम पीपुल ब्लेम्ड हर एंड फॉरबेड हर, उसको मना करते हैं क्या, शी शुड नॉट राइट इन इंग्लिश, वाई, शी इज नॉट हर लैंग्वेज, बट इट इज सेड दैट, कमला दास सेज दैट इट इज हर ओन लैंग्वेज, शी इज नॉट सेपरेटली ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश इज बिकम माइन दिस लैंग्वेज which is learnt by Kamala Das, which has been learnt by Kamala Das, its language is her own language, she knows about the beneficial points, about the harmful points of these language, which language are known by Kamala Das. All mine alone. She again says that these languages are her own language, and she is are her alone supporter, alone follower of languages. इस प्रकार से उन भाषाओं की वह अनुयायी है, उन भाषाओं को वह जानती है। तो कहने का तात्पर्य है कि आप एन इंट्रोडक्शन नामक कविता में रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट और एक्सप्लेनेशन को देख रहे हैं और किस प्रकार से कमला दास ने अपनी इंट्रोडक्शन नामक कविता में कविता का परिचय देते हुए मतलब किस प्रकार से अपनी विचारों को व्यक्त कर रही है। आप अब नेक्स्ट अगले बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, अगले पैसेज पर हम चर्चा करेंगे, आप देखते रहिए। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि दूसरे पैसेज में इट इज़ half English, half Indian, funny perhaps, but it is honest. It is as human as I am human. Do not you say it voices, ये मुझे आवाज़ देती है। My longings, मतलब मेरे अंदर ज्ञान की, my hopes, and it is useful to as crowing, मतलब ये कहा जा रहा है दूसरे पंक्तियों में, दूसरे पैसेज में, इट इज़ हाफ इंग्लिश, ये आधा अंग्रेजी है, हाफ इंडियन, ये आधा भारतीय है, आधा इंडियन है, आधा भारतीय। मतलब ये कहा जाता है कि ये जो भाषा है, जबकि जैसा कि कमला दास ने अभी पिछले कविताओं में, अपनी पिछली कविता में, मतलब इसके पहले वाली कविता में बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे अंग्रेज़ी बोलने से रोकते हैं, जबकि मैं ये बताती हूँ कि मैं वो अंग्रेज़ी जो है वो मेरी भाषा है, मुझे उससे बोलने दिया जाए, मैं भी उसकी गलतियों और सही चीज़ों को समझती हूँ। और इस प्रकार से ये मतलब कि लोग जो है मेरे ऊपर जो टीका टिप्पणी करते हैं वो उनको नहीं करना चाहिए। वो इसलिए नहीं करना चाहिए कि वो भी मेरी भाषा है, मैं भी उसको बोल सकती हूँ, मैं भी उसको समझ सकती हूँ। जैसे अब यहाँ पर ये कहा जाता है इट इज़ हाफ इंग्लिश, ये आधा अंग्रेजी, इट इज़ हाफ इंडियन, ये आधा भारतीय, फनी परहैप्स, शायद मजाकिया, मजाक करने के रूप में भी, बट इट इज़ ऑनेस्ट, लेकिन फिर भी ये अच्छी है, फिर भी ये ईमानदार है, ईमानदार है मतलब अच्छी है। इट इज़ एन ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, ये मतलब एक मतलब इट इज़ एज ह्यूमन, मतलब ये गुणवान है, मतलब एक पवित्र है। और एज आई एम ह्यूमन, जैसा कि मैं पवित्र हूँ। डू नॉट यू सी, आप लोगों को इस तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, इन सब चीज़ों पर नहीं विचार करना चाहिए। इट वॉइसेज, क्योंकि ये मुझे आवाज़ देती है, मुझे बताती है, मुझे प्रेरित करती है। आप माई जॉयज, मेरे प्रसन्नता में, माई लॉगिंग्स, मेरे हंसी खुशी में, माई होप्स, मेरी आशाओं में, एंड इट इज़ यूजफुल टू मी एज काउइंग, जैसे ये उस प्रकार से हमारे लिए लाभकर है जिस प्रकार एक कौवा जो है काँव काँव करता है, एक कौवा जो है काँव काँव की भाषा बोलता है, और एक एज टू क्रोव्स एज रोरिंग टू द लायंस, और जिस प्रकार से एक शेर है जो उसको शेर जो है दहाड़ता है, वह उसकी भाषा है, उसको वह पसंद होती है, कौवे की भाषा कौवे को पसंद होती है, उसी प्रकार से ये भी मेरी भाषा है, मैं भी इसको सीखी हूँ, मैं भी इसको जानी हूँ, मैं भी इसको जानती हूँ। तो इस पर आप लोगों को किसी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मुझे भी स्वतंत्र, मैं भी एक प्राणी हूँ, मैं भी एक मानव हूँ, मुझे भी इन क्षेत्रों में स्वतंत्रता दे दीजिए, मैं भी इन भाषाओं को स्वतंत्र रूप से सीख सकूँ, स्वतंत्र रूप से
बोल सकूं। किसी भी प्रकार से आप लोगों को मेरे ऊपर आक्षेप नहीं लगाना चाहिए, किसी भी प्रकार से आप लोगों को मेरे ऊपर किसी प्रकार से दोषारोपण नहीं करना चाहिए। मैं भी तो एक इंसान हूं, मैं भी तो एक मतलब कि मानव हूं, मुझे भी इसको सीखने का अधिकार है, मुझे भी इसको जानने का अधिकार है, जबकि ये अंग्रेजी मेरी भाषा नहीं है। इस प्रकार से कवित्री जो कमला दास है वो अपने इंट्रोडक्शन नामक कविता में इस प्रकार से हमें आपको यह मतलब प्रेरणा देती है कि मुझे भी उन भाषाओं को सीखने का अधिकार है। जिस प्रकार से एक कौवा है अपनी भाषाओं को बोलता है, काँव काँव करता है, एक शेर है जो दहाड़ता रहता है, उसी प्रकार से हमें भी इन भाषाओं को जानने, इन भाषाओं को सुनने और समझने का अधिकार है। मुझे अकेला क्यों नहीं आप लोग छोड़ देते? कवित्री ये कहती हैं, कमला दास ये कहती हैं कि मुझे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते, मैं इस भाषा को सीखूंगी, मैं इस भाषा को मतलब कि बोलूँगी। मेरे ऊपर आरोप लगाने वाले, प्रत्यारोप लगाने वाले आप लोग मुझे भी मेरी भाषा को सीखने के लिए स्वतंत्र छोड़ दीजिए। इस प्रकार से आप इस कविता का अर्थ देख रहे हैं। आगे के पंक्तियों में क्या लिखा है हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। इस प्रकार से आगे जो है वो कहा जाता है, देख लीजिए थोड़ा सा। इज ह्यूमन स्पीच, ये मानव की भाषा है, मानव इसको बोल सकता है, मतलब ये मानव की वाणी है, मानव इसको बोल सकता है। द स्पीच ऑफ माइंड, दिमाग की भाषा है, मतलब बोलचाल की भाषा है, दिमाग की भाषा है। कवित्री ये कहती है दैट इज़ हियर नॉट देयर, यह यहाँ है वहाँ नहीं है, मतलब कहने का तात्पर्य कि यह यहाँ है वहाँ नहीं है। ए माइंड दैट सीज एंड हियर्स एंड इज अवेयर्स, एक दिमाग, एक व्यक्ति दैट सीज जो इसको देख सकता है, एंड हियर और इसको सुन सकता है, एंड इज अवेयर और इससे जागरूक हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कौवे की भाषा है, कौवा काँव का करना पसंद करता है, शेर दहाड़ना पसंद करता है, शेर की भाषा है दहाड़ना वो पसंद करता है, उसी प्रकार से यह अंग्रेजी जो है इंट्रोडक्शन के रूप में कमला दास इज सेइंग दैट इट इज़ द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इट इज यूज्ड बाय द ह्यूमन बीइंग्स, it is the language of the mind that is here not there, it presents here not presents there. A mind that sees, it is seen and it is seen and it is heard and it becomes अवेयर, मतलब इसको जाना जा सकता है, सुना जा सकता है, इसको समझा जा सकता है, इससे जागरूक होया जा सकता है। इस प्रकार से यह जो भाषा है, यह जो अंग्रेजी है, जिसको हमें जानने के लिए कमला दास ये कहती हैं, जिसे मुझे जानने के लिए बहुत से लोग अवॉइड कर रहे हैं, जबकि कमला दास ये कहती हैं कि मैं भी एक मानव प्राणी हूँ, मुझे भी इस भाषा को, क्योंकि ये मेरी भाषा है, मैं इसको सोच सकती हूँ, समझ सकती हूँ, बोल सकती हूँ, इसे भी मुझे सीखने के लिए स्वतंत्रता दी जाए, मुझे सीखने के लिए इसमें किसी प्रकार से इंटरप्शंस न किया जाए, हस्तक्षेप न किया जाए। तो इस प्रकार से आप देखते हैं इट इज़ हाफ इंग्लिश हाफ इंडियन, अंग्रेजी आधा अंग्रेजी है आधा भारतीय है, फनी है परहैप्स, मजाकिया है, बट इट इज़ ऑनेस्ट, इट इज़ एन ह्यूमन एज आई एम ह्यूमन, जैसा कि मैं हूँ वैसे ये है, इट इज़ एज ह्यूमन, ये उसी प्रकार से है, उसी प्रकार से मानवीय भाषा की मानवीय है, जैसे मैं एक मानव हूँ। डू नॉट यू सी, डोंट सी, आप मत देखिए। इट वेव्स माई जॉयज, मतलब ये कहा जाता है इट इज़ वॉइसेज माई जॉयज, ये मेरी भाषा को आवाज़ देती है। इट वॉइसेज माई जॉयज, मतलब मेरी भाषा को, मेरी प्रसन्नता को आवाज़ देती है। माई लॉगिंग्स, मेरे प्रेम को वो देती है, मेरी आशा को आवाज़ देती है। एंड इट इज़ यूजफुल टू मी, जैसा कि आपने बताया, आपने देखा कौवे की भाषा और शेर के दहाड़ने की भाषा। तो इस प्रकार से यह कहा जा सकता है कि यह जो है ऐसी भाषा है जो यहाँ और वहाँ, यहाँ है वहाँ नहीं है, दिमाग में है, एंड और यह सुनने समझने और जानने के लिए, मतलब ये कहा जाता है कि हियर नॉट देयर, ए माइंड दैट सीज एंड हर्स एंड इज अवेयर, जिससे जाना जा सकता है, देखा जा सकता है और मतलब उससे जागरूक होया जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कमला दास इज इंट्रोड्यूसिंग विथ her poem an introduction, she is saying, she is inspiring to the people of India, she is saying to the people of India, she can learn, she can speak, she can use and she can dream in any language. Why? She is also a human and the people should not interfere, the people should not disturb her. Why? She has a right to know, she has a right to speak, she has a right to dream in any language. So like an Indian, Kamala Das says that
the people or the any people should not disturb her to learn to use like the language of the lion, like the language of the क्रो, मतलब कौवे की और शेर की भाषा की भांति मुझे भी इन भाषाओं को बोलने, सुनने, समझने में स्वतंत्रता प्राप्त होना चाहिए। किसी को इनमें जो है हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न हो, कोई भी इसमें हस्तक्षेप न करे, मुझे भी स्वतंत्र रूप से इस भाषा को सीखने में स्वतंत्रता प्राप्त हो। इसी के साथ मैं अपनी इस कविता के इन पंक्तियों के अर्थ के साथ मैं इस कविता को समाप्त करता हूँ। मैं अगले पंक्तियों पर चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। थैंक यू वेरी मच।